नमस्कार, सालप नाम, मैं हूं नाजमा और आप देख रहे हैं बड़ी बात। क्या सरकार संकट में है? क्या महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव का खतरा है? क्या जनता पर एक और चुनाव थोपा जाएगा? अगर एनसीपी कांग्रेस के बीच चल रही तनातनी को देखा जाए तो एहसास होता है कि दोनों पार्टियों में सब कुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने की बात करती है तो एनसीपी भी अलग जाने का ऐलान कर देती है और महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को आरबीआई के रद्द करने के बाद तो जैसे दोनों पार्टियों में तलवारें खिंच गई हैं। महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड मेंबर में सबसे ज्यादा एनसीपी के नेता थे और वो कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आरबीआई ने यह कार्रवाई कांग्रेस के इशारे पर की है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि आरबीआई ने यह कार्रवाई उसके अपने नियमों के तहत की है। सरकार चला रही है, दोनों पार्टियों के बीच क्यों पड़ रही है दरार? आइए बड़ी बात में इसी की पड़ताल करते हैं कि क्या संकट में है सरकार। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक पर की गई कार्रवाई को सही ठहराने के बाद कांग्रेस और एनसीपी के बीच तनाव और बढ़ गया है। तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बुधवार को होने वाले राज्य मंत्रिमंडल की बैठक तक रद्द कर देनी पड़ी। महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव बैंक पॉलिटिक्स एक बार फिर रोमांचक दौर में पहुंच गई है। कांग्रेस एनसीपी दोनों कोऑपरेटिव बैंक पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए राजनीतिक खेल में जुट गए हैं। अभी तक तो इसका एहसास ही होता था, लेकिन अब तो ये दिखने लगा है। कोऑपरेटिव अखाड़े में राजनीति के दो बड़े पहलवान कांग्रेस एनसीपी ताल ठोक कर एक दूसरे को पछाड़ने में जुट गए हैं। आरबीआई की एमएससीबी पर कार्रवाई के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच खाई इतनी बढ़ चुकी है कि बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक भी नहीं हो सकी और उसे रद्द करना पड़ा। नहीं, पॉलिटिकली इसमें कुछ नहीं है, न कांग्रेस से कोई जानबूझकर कोई करने की कोई कोशिश नहीं कांग्रेस की तरफ से। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान ने कोऑपरेटिव आंदोलन के तहत राज्य को आगे बढ़ाने का सपना देखा था। उनके जादुई नेतृत्व में कोऑपरेटिव आंदोलन महाराष्ट्र में परवान चढ़ता गया, जिससे लाखों को रोजगार मिला और लाखों के सपने पूरे हुए। बाद में यहाँ भी सियासत की छूट लग गई और हर नेता का अपना एक पॉकेट कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव संस्था, जिस पर सोसाइटी का नहीं उस नेता के कुनबे का कंट्रोल होने लगा। लेकिन आरबीआई ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए एमएससीबी के बोर्ड को भंग कर 2 प्रशासक को नियुक्त कर दिया। बैंक के इस कदम को एनसीपी अपने विरोध में कांग्रेस की साजिश मान रही है, क्योंकि अधिकतर कोऑपरेटिव संस्थाओं पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के कुनबे का कब्जा है। कोऑपरेटिव बैंक पर दोनों पार्टियों के बीच भले मतभेद जग जाहिर हो गए हों, लेकिन मीटिंग रद्द होने की वजह दोनों पार्टियां खराब रिश्ते होना नहीं मानते। सरकार में जो निर्णय होते हैं उसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य वो चर्चा करेंगे, अध्यक्ष जी करेंगे उनके साथ चर्चा। आरबीआई के इस कदम के बाद कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं की जुबानी घमासान इतना बढ़ चुका है कि सरकार के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। संतोष दिलसे और संजय पिलंकर के साथ साधना चौहान, समय मुंबई। राज्य सहकारी बैंक के मसले पर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बैंक के बोर्ड के भंग होने के मामले को लेकर कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में ही ठन गई है और अब दोनों पार्टियां खुलकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रही हैं। राज्य सहकारी बैंक के मसले पर सत्तारूढ़ गठबंधन में साफ साफ दरार दिख रही है। जहां एनसीपी इसको लेकर तनाव में है, तो वहीं एनसीपी को फंसते देख कांग्रेस जरूर खुश है। दरअसल बैंक में गड़बड़ी का मामला जो भी हो, असली लड़ाई तो बैंक से पवार परिवार का वर्चस्व खत्म करने का था और कांग्रेस इसमें कामयाब होती नजर आ रही है। सोलापुर में सीएम का बयान कम से कम इसकी ओर इशारा तो जरूर कर रही है। रिझर्व्ह बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग नियमन कायद्यानुसार ही कारवाई करण्याला आम्ही सरकारला सांगितलेलं आहे। मला अजितदादा भेटले काल, ते आले होते कोल्हापूरच्या दौऱ्यावर, तर ते मला काही इतनी माहिती नहीं। दरअसल 10 साल से इस बैंक पर पवार परिवार का वर्चस्व था और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस सहकारी बैंक से पवार परिवार के वर्चस्व को खत्म करना चाहती थी। हालांकि कोशिशें तो काफी पहले से ही जारी थी, लेकिन निशाना इस बार सटीक बैठा, क्योंकि बंदूक नाबार्ड के कंधे पर रखकर चलाई गई।
बैंक ने हमको बताया था कि यू बेटर रेफर टू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। हमने उसी तरह उनके पास भेजा था कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, आप ये बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं। हमारी उम्मीद थी कि हमारे साथ कुछ चर्चा हो जाएगी कि ये तुम्हारा गलत है या इससे ही करना चाहिए, लेकिन कुछ चर्चा या उनका कुछ लेटर ना स्टेट गवर्नमेंट को आया ना हमको आया। पिछले 1.5 दशक से बैंक पर पवार परिवार का वर्चस्व रहा है और इसी बैंक के माध्यम से किसानों और कई मिलों को कर्ज दिया जाता रहा है। बहरहाल इस मसले को एनसीपी अब राजनीतिक रंग देने में जुट गई है। संजीव जाधव और संजय पिलंकर के साथ साधना चौहान, समय मुंबई। ये तो हुई बात राज्य के सहकारी बैंक के बोर्ड को भंग करने पर हो रही राजनीति की। आइए देखते हैं कि आखिर इस बोर्ड को भंग क्यों किया गया है और कौन है इसके लिए दोषी। बर्खास्त होने से पहले एमएससीबी में सदस्यों की संख्या 44, एनसीपी सदस्यों की संख्या 25, कांग्रेस सदस्यों की संख्या 14, बीजेपी के सदस्यों की संख्या 2, शिवसेना के सदस्यों की संख्या 2, अन्य की संख्या 1। बर्खास्त के बाद आरबीआई ने बोर्ड को भंग करके 2 प्रशासक को नियुक्त कर दिया। आइए देखते हैं कि आखिर आरबीआई को ऐसे कदम क्यों उठाने पड़े। अगर नाबार्ड के आरोपों पर ध्यान दे तो नाबार्ड ने बैंक पर कई तरह की अनियमितता का आरोप लगाया है, जिसमें साफ तौर पर बैंक के कामकाज में गड़बड़ झाले को दिखाया गया है। नाबार्ड की रिपोर्ट में साफ तौर पर 775.98 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है, लेकिन बैंक ने 2.78 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी दिखाया है। नाबार्ड का दूसरा सबसे बड़ा आरोप तो ये है कि बैंक ने गैर कृषि कार्य के लिए कर्ज दिया है और उन कर्जों की वसूली नहीं की गई। सिर्फ यही बैंक पर अधिकारों के दुरुपयोग, वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का भी आरोप लगाया है। आरोप ये भी है कि नाबार्ड के निर्देशों के बाद भी बैंक के बोर्ड के सदस्यों की संख्या को 28 की जगह 44 ही रखा गया। नाबार्ड के मुताबिक इतने गड़बड़झाले होने से बैंक में जहां नॉन परफॉर्मिंग एसेट की संख्या बढ़ गई, तो वहीं क्रेडिट प्रपोजल में कमी के साथ साथ बकाये कर्ज को वापस लेने की प्रक्रिया में भी काफी देरी हुई। नाबार्ड ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि बैंक रेगुलेशन एक्ट और महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का उल्लंघन किया गया है। न्यूज डेस्क, समय मुंबई। बड़ी बात में फिलहाल हम यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस तमाम मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे कांग्रेस के प्रवक्ता श्री हरीश रोगे जी, साथ ही होंगे बैंकिंग एक्सपर्ट श्री एजी अय्यर जी। तो बने रहिए समय मुंबई के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बात में हम बात कर रहे हैं कि क्या संकट में है सरकार। जी हां, क्योंकि सरकार चला रही दोनों पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी में इस वक्त मचा हुआ है घमासान। दोनों पार्टियों में तलवारें खिंच गई हैं। खासकर मुद्दा है महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को जिस तरह से भंग किया गया है। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता श्री हरीश रोगे जी, साथ ही साथ हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट श्री अय्यर जी भी मौजूद हैं। सर, आप लोगों का समय मुंबई में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम हरीश जी आपसे जानना चाहेंगे, साफ तौर से जिस तरह से अनबन जारी है और बोर्ड को भंग किया गया है, उसके बाद साफ तौर से एनसीपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर लिया है। साफ तौर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो कांग्रेस के इशारे पे की है। क्या कहेंगे? चलिए हरीश जी से हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच अय्यर सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से हालात होते हैं जिसमें आरबीआई किसी कोऑपरेटिव बैंक पर इस तरह की कार्रवाई करती है? जब कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर इस तरह की कार्रवाई होती है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये बैंक डिसिप्लिन्ड वे में अपना काम चला रही थी कि नहीं। जी, मैं अगर आपको समझाऊं तो ये केवल महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक्स का सवाल नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, ऊपर से नीचे सारी की सारी एक तरह से गंदगी फैली हुई है जी। और इस गंदगी में क्या है कि लोग घुट रहे हैं और इसके अंदर पूरी कोई अनुशासन नहीं है और इस वक्त जो जीत में आए वैसे लोन डिसबर्स करता है और पूरा इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बढ़ाए जा रहे हैं जी। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोऑपरेटिव बैंक्स का जो पावर है, ये जो पॉलिटिकली बनाया हुआ है, इसके ऊपर एक रेगुलेटर लाए
या तो अपना एक ओम्बड्समैन बनाए जैसे आरबीआई। अब आरबीआई को जो दिक्कत आ रही है कि वो एक के ऊपर एक्शन ले गया जी, लेकिन इसमें कई कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और आप आज समझिए ये बियॉन्ड इसके जाता है। गणपति मंडल वो ऑडिटेड नहीं है, आपके इतने सारे गोविंदा मंडल है वो ऑडिटेड नहीं है। महाराष्ट्र राज्य में इतने सारे ओपन आपको वायलेशंस मिल रहे हैं कि पैसे के ऊपर एक तरह से मारामारी चल रही है, लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं है और जिस तरह से भी वापरा जाए वो वापर रहे हैं। और इसमें पॉलिटिकल बात है, इसमें राजनीतिक सवाल आता है, राजनीतिक पार्टीज को इसका फायदा होता है और इस फायदे को देखते हुए जिसमें आप पैसे का कोई आप एक तरह से झोलमोल करना और इसमें किसी को भी लोन दे देना फिर उसको रिकवर नहीं करना, तो ये सब बहुत बड़ा मुद्दा है। और शुगर फैक्ट्रीज के भी कई लोन हैं जिसमें आज किसान को आप सपोर्ट प्राइस देते हैं, सपोर्ट प्राइस देने के बाद आप उससे जो आप गन्ना उससे खरीद रहे हैं, आज गन्ने की यील्ड इतनी खराब है 20%, एक ही खेत में आप वहीं पे गन्ना उगा रहे हैं, कोई अल्टरनेटिव क्रॉप स्ट्रेटेजी नहीं है और वो आते किसान उनके पास कुछ पैसे नहीं रहते बाद में क्योंकि यील्ड नहीं होती है, वो आके शुगर डाल देते बैंक के पास। ये केसेस बारामती के अंदर है, ये केसेस सांगली के अंदर है, ये पूरे महाराष्ट्र में ये एक तरह का जाल फैला हुआ है जिसमें बिल्कुल पूरे महाराष्ट्र में ये जाल फैला हुआ है। अय्यर जी आप बने रहिए, हम साथ ही साथ बात करेंगे हरीश रोगे जी से। हरीश जी एक मतलब फिर से आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से साफ तौर से अगर बात की जाए तो बोर्ड जो भंग किया गया है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का, उसके बाद एनसीपी ने साफ तौर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर से ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस के इशारे पर आरबीआई ने ये कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? उनकी क्या सोच है मुझे पता नहीं है, लेकिन गए साल का जो ऑडिट रिपोर्ट्स है और नाबार्ड की जो रिपोर्ट्स आरबीआई के पास गए थे और उसमें जो कमियां हैं, जो रेगुलेशंस उनको दिए थे, जो एक पाबंदी जो बैंक की तरफ से उनके ऊपर आरबीआई की तरफ से और नाबार्ड की तरफ से जो दी गई थी, उसमें से करीब करीब 11 पॉइंट से उसमें से 9 उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, फेल हो गए हैं। और ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई रिजर्व बैंक ने की है, यहाँ कांग्रेस का कोई सवाल नहीं आता है। और ये इस देश की जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को बैलेंस करना या सुदृढ़ स्थिति में लाना और ढंग से चलाना ये जिम्मेदारी रिजर्व बैंक की है। तो यहां मेरे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस का क्या सवाल है और पृथ्वीराज जी चौहान का क्या सवाल है। बिल्कुल आरबीआई की ये जिम्मेदारी है, लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरह से कोऑपरेटिव बैंक आते हैं वो उसको जो रेगुलेशन है उसका वो नाबार्ड के तहत होता है। उसके बाद जब नाबार्ड जो है हरीश जी वो इशारा देती है आरबीआई को, उसके बाद ही आरबीआई जो है वो कार्रवाई कर सकती है। और बात की जाए अगर नाबार्ड की तो नाबार्ड आता है सरकार के अंडर में, तो यही इशारा कहा जा रहा है कि जो चीज जो मसला सुलझाया जा सकता था राज्य के अंदर ही, उस चीज को कांग्रेस के इशारे पर आरबीआई तक पहुंचाया गया। हर बात को आप इशारे की तरफ से देखोगे तो इस देश की जो राजनीति है या देश की जो हमारी जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो किसी भी ढंग से काम नहीं कर सकती है। नाबार्ड जो है ये पूरे उनको कंट्रोल करने की बैंक की जो व्यवस्थापन है वो ढंग से चले ये देखने की कार्रवाई करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस महाराष्ट्र का हित और महाराष्ट्र की जनता का हित ये देखना जो काम है वो सरकार का है, ये कांग्रेस का है। किसी के ऊपर दबाव लाकर या किसी का बदला लेने की राजनीति कांग्रेस ने कभी की नहीं है, आज तक नहीं कि ना आगे करना है। सवाल हम अय्यर जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मसला है कि जो कोऑपरेटिव बैंक है उनका रेगुलेशन जो है वो नाबार्ड के अंडर में आता है, ना कि आरबीआई। नाबार्ड जब फेल होता है तब वो आरबीआई को इशारा देता है, तो क्या ये सही है कि इस तरह से नाबार्ड ने इशारा दिया होगा आरबीआई को, उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई? देखिए सबसे पहला सवाल है क्या नाबार्ड एक रेगुलेटर है? तो ये सवाल का मैं जवाब देता हूं, नाबार्ड रेगुलेटर नहीं है, वो खुद एक बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट जी। तो सवाल ये उठता है कि ये जितने कोऑपरेटिव्स हैं इनका एक अलग रेगुलेटर बनाना चाहिए, वो स्टेट में नहीं, वो सेंटर में। आज अन्ना हजारे वहां सेंटर पे लड़ रहे हैं, मैं उसी बात पे यहां सामने लाना चाहता हूं। इसमें जितनी एनसीपी जिम्मेदार है उसमें कांग्रेस भी थोड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि ये आंख आज क्यों खुली आपकी आंख 10 साल से जो ये खराब चीज हो रही थी स्टेट के अंदर उसको क्यों नहीं देख रहे? और खाली एमएससीएन बैंक नहीं है, मेरे हिसाब से सारे फाइल खुलने चाहिए। ये ऑडिटर सेलेक्टिवली एक बैंक के पीछे जा रहे हैं, ये तो यहां नेता मिल गए सारे के सारे,
चाहे मैं तो आज बोलता हूं कि एनसीपी के काफी नेता हैं जिनकी पूरी हिस्ट्री का मेरे हिसाब से ब्यौरा लेना चाहिए, उनकी गलत है, चाहे राजनीतिक बात कहें नहीं कहें, लेकिन आज महाराष्ट्र में जनता नहीं है, जनता को बुरी तरह से लूटा जा रहा है। अगर ये दोनों सरकारें बैठी हैं तो मेरे को लगता है कांग्रेस को सीनियर पार्टनर बनके इसको ओपन कहना चाहिए, और इस तरह से बच के नहीं निकल सकते। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जब अन्ना हजारे इस चीज के ऊपर लड़े, करप्शन के ऊपर लड़े, आज कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑपरेशन इन करप्शन हो रहा है, इसमें नाबार्ड का भी रोल नहीं होना चाहिए, इसमें नया रेगुलेटर बिठाइए, वो रेगुलेटर जो डायरेक्टली आरबीआई के बोर्ड के अंदर से आए और आरबीआई उसको देखे। और ये सारे कोऑपरेटिव्स, मतलब केवल हाउसिंग सोसाइटी को निकालिए, आज मैं आपको बता रहा हूं ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे जितने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज है वहां रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार सब करप्ट है। मैंने खुद केस डाला है कोंकण के डिप्टी रजिस्ट्रार के ऊपर, इतने पैसे मांगे जाते हैं लोगों से। जी बिल्कुल। अय्यर जी, अगर बात करें महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की तो इसमें ज्यादातर जो बोर्ड है उसमें नेतागण शामिल थे। बात करें अगर एनसीपी के यहाँ पर 25 सदस्य थे, कांग्रेस के 14 थे, तो क्या किसी बैंक के बोर्ड में इतने ज्यादा नेताओं की तादाद होना लाजमी है? सबसे पहले तो नेताओं को इतना अलाउ ही नहीं करना चाहिए बैंक के अंदर, इनका कोई हक नहीं है उस पर आने का, चाहे कांग्रेस को, एनसीपी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई हो। मेरे को कहना है कि बैंक में बैंकिंग प्रोफेशनल बैठे, नेता लोगों का बैठने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नेता 2-3 आए, अगर उनमें बैंक की क्वालिफिकेशन है तो बैठे, नहीं तो इनका कोई काम नहीं है देश में, इनको चुपचाप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। और कोऑपरेटिव सेक्टर में तो मेरे हिसाब से शरद पवार साहब ने पूरा का पूरा इसको बर्बाद कर दिया और उनके लोगों ने बर्बाद किया है, और उसमें कांग्रेस भी शामिल है, क्योंकि पहले तो कांग्रेस के थे जी। तो इनको दोनों को मिलकर अब देखना चाहिए कि ये गंदगी को कैसे हटाएं। अगर नहीं हटा सकते तो हमारी जैसी पब्लिक बाहर आएगी और इनको उतारेगी सत्ता से। बिल्कुल, यही सवाल हम हरीश जी से करेंगे साफ तौर से। हरीश जी, आप सुन रहे हैं, अय्यर जी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा वहां पर घोटाला कर रखा है, शरद पवार ने कर रखा है, उससे पहले वहां पर कांग्रेस थी, तो क्या कहेंगे आप इस बात को लेकर? ये जो मेरे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत सारे घोटाले किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी कोई घोटाला करता है वो कभी बचता नहीं है और कांग्रेस उसको बचाती नहीं है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल महाराष्ट्र के सामने और देश के सामने, 2G स्पेक्ट्रम हो या अभी जो गेम्स हुए उसके बारे में हो, किसी को बचाने की कोशिश कांग्रेस ने कभी की नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा आपको, ये जो वहां जो चुन कर जाते हैं डायरेक्टर्स, ये कोऑपरेटिव जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स अपने जो उम्मीदवार है, अपने जो प्रतिनिधि है वो चुन कर देते हैं, और वो जो बॉडी बनती है, और वो बॉडी बनने के बाद में उसको किस ढंग से काम करना है, महाराष्ट्र के हित में काम करना है और लोगों के हित में काम करना है, और यदि वो न करते होंगे तो उनके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। और रिजर्व बैंक ने सही कदम उठाया है। और अभी किसी ने, आपने भी कहा कि नाबार्ड जो है वो सरकार के तहत काम करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले नाबार्ड सरकार के तहत काम करती होगी, उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया होगा, लेकिन जो रिजर्व बैंक ने जो एक्शन उनके ऊपर लिया है, ये बैंक के ऊपर लिया है, तो वो रिपोर्ट की जांच करके, जांच पड़ताल करने के बाद में ही उसके ऊपर एक्शन ली गई है। तो सरकार की तरफ से, वो शायद केंद्र सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार हो, कोई भी गलत बात होगी, देश के हित के विरुद्ध होगी या महाराष्ट्र के हित के विरुद्ध होगी या जनता के खिलाफ में कोई बात चलती होगी, तो उसकी वो गलत बात करने वाले लोगों को संरक्षण देने का काम कभी कांग्रेस ने आज तक किया नहीं है। लेकिन अगर बात करें एनसीपी की, तो साफ तौर से अगर बात यहां पर की जाए अजीत पवार की, तो हरीश जी, अजीत पवार ने साफ तौर से आरोप लगाया है कि बैंक से जो ज्यादातर लोन दिया गया है, कर्जा जो दिया गया है और जो लौटा नहीं है, वो एक माजी मुख्यमंत्री है जिनके ज्यादातर रिश्तेदारों को ये दिया गया है जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। साफ तौर से बार बार जो निशाना साधा जा रहा है वो कांग्रेस के ऊपर साधा जा रहा है, यहां तक कि मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को भी इस बात में आड़े ले लिया गया है। नहीं, मैं आपको कहूंगा कि कांग्रेस का कौन मुख्यमंत्री था, उसके कौन रिश्तेदार थे, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कोई भी हो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसकी जो उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए, और जो भी कोई गुनहगार होगा उसको जो है वो शासन होना चाहिए। और अजीत पवार ने यदि ऐसा कहा होगा तो मैं कहूंगा कि आखिर में किसी को आप लोन देते हो, किसी भी, हम जब नेशनलाइज्ड बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं, तो लोन की रिकवरी करने की जो जिम्मेदारी जो होती है वो बैंक की होती है। तो कई लोगों को आपने लोन दिया होगा तो रिकवर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और वो जिम्मेदारी बैंक ने पूरी नहीं की है, ये भी अजीत पवार जी को मानना होगा।
चलिए, आप हरीश जी, आप और अय्यर जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी बात में यहां पर हम रुकेंगे कुछ पलों के लिए, लेकिन जब लौटेंगे ब्रेक के बाद तो हम जानेंगे कि आखिर कांग्रेस एनसीपी में क्यों बढ़ती जा रही है खाई। बने रहिए समय मुंबई के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी बात में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से संकट में दिखाई दे रही है सरकार, क्योंकि सरकार को चला रही दोनों पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं अनबन देखी जा रही है, तलवारें खींच गई हैं और मुद्दा है महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड के भंग होने का। हमारे साथ अभी भी स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता श्री हरीश रोगे जी। हरीश रोगे जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस और एनसीपी के बीच बढ़ रही खाई की वजह बैंक के बोर्ड का रद्द होना है या कोई और भी वजह है इसके पीछे? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि बैंक के जो व्यवस्थापक मंडल है उनको बर्खास्त करना, इस बात को लेकर हमारे सरकार में खाई पड़ने का कोई वजह तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि बैंक अलग है और सरकार अलग है। 11 साल पहले कांग्रेस और एनसीपी एक समान विचारधारा की दो पार्टियां एक जगह पर आई थी और उस वक्त हमारे सामने सिर्फ महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र के लोगों का हित ही था, और महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के हित में और महाराष्ट्र के जनता के हित में हमें काम करना चाहिए। ये जो बैंक है इसका हमारे बैंक कांग्रेस पार्टी से और एनसीपी के साथ ताल्लुकात क्या है? ये तो सरकार की बैंक है, ये लोगों की बैंक है। यहां एनसीपी अपने ऊपर इस बात को क्यों ले रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें हमारे भी डायरेक्टर है, उसमें उनके भी डायरेक्टर, उनके भारतीय जनता के भी डायरेक्टर है, उसमें शिवसेना के भी डायरेक्टर है, तो और किसी तरह से कोई आवाज नहीं निकल रही है और सिर्फ इसको जो है वो कैपिटलाइज किया जा रहा है एनसीपी की तरफ से। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। चलिए अय्यर जी, यहाँ पर आपसे हम ये जानेंगे कि जिस तरह से घोटाले हो रहे हैं उनको रोकने का क्या वजह निकालेंगे, आप क्या उपाय सुझाएंगे? देखिए, नंबर 1 तो क्या है कि पहले तो एक कोऑपरेटिव सेक्टर में बैंक्स के ऊपर और पतपेढ़ी के ऊपर एक क्लियर रेगुलेटर बनाया जाए। वो नाबार्ड नहीं, एक नेशनल रेगुलेटर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस, ये रेगुलेटर इन सबके ऊपर बैठे। देखिए, जिस तरह से अन्ना हजारे साहब सेंटर में लोकपाल की बात कर रहे हैं उसी तरह ये रेगुलेटर बैठेगा और ये एक बैंक के पीछे नहीं पड़े। महाराष्ट्र में 2 लाख करोड़ के ऊपर आज फिस्कल डेफिसिट है। देश के अलावा महाराष्ट्र खुद एक बड़े आर्थिक संकट में गया है। मेरे हिसाब से हमारे मित्र बैठे हैं साइड में कांग्रेस के, मैं चाहूंगा ये सोचें कि ये जो इस तरह की गठबंधन की सरकार है इसने कुछ नहीं दिया। महाराष्ट्र को 10 साल में डब्बे के अंदर फेंक दिया गया है। हमारे ना रोड बन रहे हैं, ना कुछ बन रहे हैं, ना गटर खुल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। म्युनिसिपैलिटीज में भी काम नहीं हो रहा है, केवल वो जवाहरलाल नेहरू मिशन में जो पैसा दिया गया उससे काम हो रहा है। तो ये सब घोटाले ही हैं। इस स्टेट के अंदर पूरा आप अगर रेगुलेटर नहीं लाएंगे और अगर आप इनके अंदर मतलब बोलते हैं ना डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं लाएंगे, इनको रेगुलर क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश नहीं करवाएंगे और इस चीज को नहीं रोकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि और लूट बढ़ेगी। 2 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ का एक दिन पूरा का पूरा महाराष्ट्र राज्य सत्यानाशी की ओर जाएगा। बिल्कुल। चलिए, तो अगर इनको रोकना है तो हमें अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट की है लोकपाल की, हमें इनको रेगुलेट करना है। इस तरह के ऑर्गेनाइज जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उस पर एक अलग रेगुलेटर लाना बहुत ही आवश्यक और अत्यावश्यक, ये आज नहीं कल हो जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर जी आपका और हरीश रोगे जी आपका यहाँ आकर हमसे इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद। तो देखा आपने, एक तरफ जिस तरह से घोटालों की बातें की जा रही है, साफ तौर से जो बैंकिंग एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगाने की जरूरत है और सरकार भी इन घोटालों के लिए जिम्मेदार है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता का साफ तौर से ये कहना है कि ये बैंक की कार्रवाई है, आरबीआई की कार्रवाई है। जिस तरह से बैंक में घोटाला हुआ है उसमें सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, कांग्रेस का उसमें कोई हाथ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर जो हालात है उस पर नजर डालें तो दोनों ही पार्टियों के नेता ने अलग अलग चुनाव लड़ने की, जी हां, बीएमसी चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। तो कहीं ना कहीं दरार तो इनमें दिखाई देती ही है। अब इस राज्य महाराष्ट्र कोऑपरेटिव राज्य बैंक के जो बोर्ड भंग हुआ है उसके बाद जो आपसी इनकी दरार है वो कितनी बढ़ती है ये देखने वाली बात होगी और इस दरार के बाद क्या वाकई संकट में आती है सरकार, ये जरूर देखने वाली बात होगी। तो ये थी आज की बड़ी बात। कल फिर आपसे होगी मुलाकात किसी नए बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सारब नाम।